हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम अभी एक बेसिक टॉपिक पे चल रहे हैं फिलहाल, जिस पे हम पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू एक बहुत बेसिक टॉपिक है जिनमें हमने 4 टाइप बताए: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को 3 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा। अब हम चल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा लंबा है, लेकिन हम सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर मेन कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसकी बिल्कुल इंट्रोडक्शंस के साथ बेसिक बनाते हुए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लेके ब्लड लिम्फ में। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक में हम देखते हैं पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट, जो कि L04 L03 तक हम एपिथेलियल टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू का जो फंडा है, सबसे पहले तो ओरिजिन देखेंगे। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था इंट्रोडक्शन में, सारी कनेक्टिव टिश्यू की जो ओरिजिन है वो एम्ब्रायनिक मेसोडर्म में हुई है। ठीक है, प्रॉपरली एम्ब्रायनिक मेसोडर्म मैंने 3 लेयर आपको वहां पे बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनमें से पर्टिकुलर बीच वाली जो लेयर है मेसोडर्म, उससे पूरा डेवलपमेंट कनेक्टिव टिश्यू का हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अपन इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। पहली बात तो इनको जो नाम दिया, वो सबसे पहला जो नाम दिया वो मेसेनकाइम दिया गया था पहले इसके लिए। ठीक है, क्योंकि मिडिल लेयर से डेवलप हुआ, इसलिए ओ हर्टविग ने इनको नाम दिया मेसेनकाइम। ठीक है, बाद में इनका नाम पड़ा कनेक्टिव टिश्यू बोला गया इसको, क्योंकि ये मेनली कनेक्ट करता है। ठीक है, बॉडी के पार्ट्स को, कुछ अलग अलग पार्ट्स को, वेरियस पार्ट्स को आपस में कनेक्ट जोड़ के रखता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू में डाला गया। ठीक है, उसके बाद हम केवल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर इसके बारे में। अगली बात हम जो करेंगे वो एनसीईआरटी की लाइन आपकी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी टिश्यू इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरी तरीके से फैला हुआ है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और काफी बड़ी मात्रा में बॉडी का पार्ट बनाता है, 30%। भैया 30% पार्ट बॉडी का ये बनाता है। ठीक है, अकेला, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब उसके बाद, क्योंकि बेटा मैंने पहले ही बताया ये बेस है कनेक्टिव टिश्यू, हम ज्यादा मेहनत टिश्यू पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी चैप्टरों में जब जाएंगे, चैप्टर्स में जब मैं जाऊंगा आगे, तो वहां पे इनकी बातें नहीं होगी। ठीक है, उनका बेसिक सबका मैं यही टिश्यूज में ही खत्म करा दूंगा, ताकि वहां पे हम जल्दी आगे बढ़ सके, तो वो चैप्टर हमारे जल्दी फ्लो में आएंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया, खूब खुला खुला है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे इसमें। ठीक है, ऑल टिश्यूज में अभी तक जितने भी टिश्यू आपने एपिथेलियल देखा है, आगे मस्कुलर नर्वस देखने वाले हो, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें, इतना ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस इतना ज्यादा होगा कि ये क्या करेंगी, पर्टिकुलरली ऐसा लगेगा जैसे कोई इनकी सेल्स, मैंने आपको बताया स्पेसेस ज्यादा है। ठीक है, तो सेल्स, कुछ सेल्स जो इनकी चल रही हैं रेगुलरली, जो पड़ी है इनमें, जो रखी हुई है इनमें, या जो प्लेस्ड है, वो सेल ऐसी लगेंगी जैसे कुछ कॉइन्स फेंक दिए हमने खाली जगह पे। ठीक है, तो कुछ कॉइन्स बिखरे पड़े हैं, ऐसा फील आएगा। दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इनके बारे में अपन इनको बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुद्दे की लाइन जो है, मेन बातें जो हैं, वो हमने एनसीईआरटी से यही निकाली है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीधी सीधी लाइनें बन के आए तो आप याद रखिएगा। फंक्शन में आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार और डिस्कस कर रहे हैं। पहला फंक्शन अटैचमेंट, अभी अभी मैंने बोला, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने वाला, मतलब अटैचमेंट करेगा पर्टिकुलर किसी पार्ट्स के। ठीक है, स्टोरेज, आपके एडिपोज, जो फैट बढ़ रही है बॉडी में, जो फैट भरी हुई है, मेरे में ज्यादा नहीं है, मैं उतना फिट हूं, लेकिन फिर भी कई लोगों में फैट काफी होती है। यहाँ पे वैसे नीट विजन की पूरी टीम बड़ी फिट है, सारे टीचर्स बिल्कुल एकदम, ज्यादातर लोग बिल्कुल फिट हैं एकदम, हमारे बलवीर जी को छोड़ के, बस वो थोड़े अनफिट जरूर हैं, लेकिन बाकी सारे लोग फिट हैं बिल्कुल। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बलवीर जी हमसे भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रेंथ जो है वो चेयर वर्क ज्यादा है, इसलिए उनको वो अनफिट है, लेकिन हम लोग फिट हैं बहुत। लेकिन फिर भी स्टोरेज का काम कनेक्टिव टिश्यू का है, और फैट जो है वो डिपोजिशन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो स्टोरेज का काम भी इसी के अंदर आता है। अगला फिलिंग अप एम्प्टी स्पेस, आपके जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उनमें भरेंगे, उसमें ये भर के रखेगा, ये वहां मिलेगा ज्यादातर एम्प्टी स्पेसेस में। उसको शेप एंड सपोर्ट, आपके जो कार्टिलेज और बोन वगैरह सब इसी के पार्ट हैं, जो कि इंटरनल फ्रेमवर्क देते हैं, बॉडी को शेप प्रोवाइड करवाते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल वर्क ट्रांसपोर्टेशन, जो बिल्कुल बिल्कुल केवल एक ही चीज आपको दिमाग में आती है, वैसे लिम्फ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ब्लड की बात कर लेते हैं। मेन ट्रांसपोर्टेशन बॉडी यही करती है, ब्लड ही करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई इंट्रोडक्शन, छोटे छोटे बातें जो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी कनेक्टिव टिश्यू पे क्वेश्चन बने और उसको मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन फॉर्म करेगा, तो
पर्टिकुलर पार्ट्स को वो डाल सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर लाइंस को। तो आप इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बातें डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू का। तो बेटा क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं, ठीक है, टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के। मैं पहला वाला जो डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी वाला क्लासिफिकेशन, जो एनसीईआरटी ने जिस बेसिस पे इसको बता रखा है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एनसीईआरटी के क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले इसको जो बांटा है वो बांटा है किस पे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये बहुत लूज है, इसमें सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर वे में डेवलप है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब स्पेसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, कुछ ऐसा डेंसली पैक्ड नहीं है यहाँ पे। अब अगला जो है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है इसमें, ठीक है, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पर्टिकुलर जो आपके ये पार्ट है बोन, वो ये पर्टिकुलर जो बोन वाला पार्ट है, कार्टिलेज वाला है या फिर ब्लड वाला पार्ट है, उनको डाल देते हैं इसमें, ठीक है। अब ये सबसे पहले अपन लूज की बात करते हैं। लूज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इन दो पार्ट में इनको डिवाइड किया। एरोलर मतलब ही अभी हम एक एक करके सबको लेके चलेंगे, हम केवल क्लासिफिकेशन की बात करें, लेकिन काफी सारी चीजें हम यहीं पे बोल के जाएंगे अभी, ठीक है। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें स्पेसेस, एरोला का मतलब ये स्पेसेस, ठीक है, उनको एरोला बोलते हैं, ठीक है। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन करता है, ठीक है, और काफी सारी, इतना इंटरसेलुलर स्पेस होता है, काफी सारी चीजों को पाथवे भी प्रोवाइड करवाता है, लाइक आपकी ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वीन्स हैं, सबको पाथवे प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। ये लूज पार्ट है, इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड वाला पार्ट, फर्क क्या नहीं है, दोनों में फर्क है, तो ये भी एरोलर ही एक तरह से, लेकिन ये मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसमें मान लीजिए एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या भर दी, फैट डिपॉजिट कर दी, और फैट डिपॉजिट होते वो क्या बन गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसने फैट को स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन लूज कनेक्टिव टिश्यू का वो एरोलर और एडिपोज किया। यहीं पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स तो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, लेकिन वो किस तरीके से अरेंज है, रेगुलरली है या इरेगुलरली है, ठीक है। अगर रेगुलर हुए इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, और इरेगुलर है इसका मतलब फाइबर्स तो हैं लेकिन इरेगुलरली फैले हुए हैं वो, ठीक है, डिस्पर्स्ड हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अभी डायग्राम में इनको बताते हैं आपको। ये पर्टिकुलर, ये देखो डायग्राम मैंने दो डाले हैं, इरेगुलर और रेगुलर के, आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं डायग्राम। तो इन पर्टिकुलर देखो कोलेजन फाइबर को देखो, इस वाले में देखो डायग्राम में साफ पता लग रहा है, ये ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही इनको बांटा गया है, ठीक है, ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही क्लासिफाई है कि फाइबर्स रेगुलर में है। इस वाले को देखो बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बिल्कुल रेगुलर है यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, कोलेजन फाइबर बिल्कुल रेगुलर है यहाँ पे, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो ये फाइबर सीक्रेट कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेंस, ठीक है। अब इस वाले को देखो, क्या इसमें फर्क नहीं है, इसमें कोलेजन फाइबर को देखो, इस पर ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों में दिखा रखे हैं, लेकिन फिर भी खुला खुला है काफी, और जगह देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस अभी भी हैं, मतलब इरेगुलरली अरेंज्ड है फाइबर कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोल दिया इरेगुलर अरेंज्ड, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि जो रेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स हैं, जो आपके रेगुलर डेंस फाइबर्स में जाएंगे, वो होगा पर्टिकुलर दो जगह ऐसा देखने को मिलता है जहां पे रेगुलर कोलेजन फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं, और जब ये डेंसली पैक्ड होते हैं, रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये पर्टिकुलर कॉर्ड बनाते हैं। कोई कॉर्ड की बात कर रहे हैं, फाइबर का बंडल मान लीजिए, कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, और वो कॉर्ड हमारे में दो तरह की मिलती है, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, अपने जैसे मोच आ जाती है, वो वही सारा सिस्टम, जो अपना फंडा, जो बोन अलग चीज है, ठीक है, उनको भी मसल से या बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट चीजें मिलती हैं, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेगुलर वाला जो टिश्यू है उसका पर्टिकुलर एग्जांपल तो हो गया टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। टेंडन तो क्या करेगा, मसल को बोन के साथ अटैच करेगा, ठीक है, और जो लिगामेंट है वो बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करेगा। आपने कभी ये डायग्राम भी देखा होगा, बोन्स जब बना रहा है कोई, तो उस बोन में मान लो, ये मैं एक ऐसे रफ सा डायग्राम बना देता हूं, उस बोन में ऐसे फाइब्रस कैप्सूल्स दिखाए जाते हैं, ये एक्चुअल में, ठीक है। तो बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम भी है लिगामेंट्स का, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रीजन में इरेगुलर में कौन सा आएगा, ये वाला बोले, ये सर ये डायग्राम तो केवल लिगामेंट और टेंडन का हो गया, जहां पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज कॉल्ड टेंडन लिगामेंट। दूसरा टाइप जो इरेगुलर है, जहां पे ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, ये डिस्पर्स्ड फॉर्म में, वो मिलेगा स्किन में। आपके एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है।
तो स्किन का अरेंजमेंट ऐसा है, वहां पे भी ये सेल्स वगैरह है लेकिन स्पेस भी है, रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर या तो कोई इरेगुलर अरेंज्ड होता है तो शीत बनती है, ठीक है, आवरण बनता है, स्किन आपका उसी का एग्जांपल जाता है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के तो बेटा एक एक लाइन आपको पता होनी जरूरी है कि वो क्या कर रही है, और वो हम सारी आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद चाहे आपको एक्स्ट्रा कितनी बातें बताएं, लेकिन एनसीईआरटी की बातें कवर करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली उन लाइन से बन रहे हैं। तो हमने इस क्लासिफिकेशन को केवल एनसीईआरटी के बेसिस पे उठाया। अब लास्ट कौन बचा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने क्या बोला इसमें, स्पेशलाइज्ड के नाम पे एनसीईआरटी में बोन कार्टिलेज और ब्लड को डालती है, ठीक है। तो अपन इसको आगे बात करेंगे इसके बारे में। अपन एक तो ये क्लासिफिकेशन जो हमने एनसीईआरटी वाला देखा है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं जिसमें और कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया है, वो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस के बेसिस पे है, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे भी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो कनेक्टिव टिश्यू की जो बात करिए फंक्शन के बेसिस पे, वो 3 पर्टिकुलर टाइप, एक तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, पहला टाइप। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो एक्चुअल में प्रॉपर क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें मेन जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं उनकी सारी बातें इसमें की जाएंगी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स की बात, और इसी में वो सेल्स के बेसिस पे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं उसकी बात हम यहां पे करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तो हम आगे इसके क्लासिफिकेशन के इसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें आपके एरोलर जो पीछे दिखा गया है वो भी आएगा, एडिपोज भी आएगा, ठीक है, लूजली जो है, डेंस फाइब्रस को भी हम इसी में डाल लेंगे, ठीक है। और आपके छोटे मोटे जो कनेक्टिव टिश्यू है जैसे रेटिकुलर है, पिगमेंटेड है, म्यूकॉइड है, इन सबको भी इसी में डालते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो आपका होगा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे क्या मिलेंगे, बोन और कार्टिलेज, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा, ये पर्टिकुलर क्या काम करेगा, अटैचमेंट का, ठीक है, अटैचमेंट का काम करेगा। मैंने आपको बताया स्टोरेज का काम करेगा, ये अटैचमेंट, फिलिंग अप एम्प्टी स्पेसेस, इनका काम करेंगे, ठीक है। उसका काम केवल और केवल स्केलेटल का काम क्या होगा, इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना बॉडी को। ये जो बॉडी का ढांचा खड़ा है, ये जो ढांचा जो इंटरनल इसको फ्रेमवर्क मिल रहा है वो एक्चुअल में इसी के बेसिस पे मिल रहा है, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल आपका मोबाइल, नाम भी देखो, नाम सारे दिए हमने, मोबाइल, मोबाइल मतलब जो चलता रहता है, ठीक है। फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में, स्पेशलाइज्ड उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन को ले लिया, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों क्लासिफिकेशन आपको क्लियर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में, और इसी में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर ही नहीं, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू मैक्सिमम हमेशा 2 चीजें मिलेंगी। देखना जब तक मैं कनेक्टिव टिश्यू में चलूंगा आपको ज्यादा 2 ही चीजें, सेल और ईसीएम मिलेगा, ठीक है। सेल क्या है, पर्टिकुलर सेल्स जो उसमें मिल रही है, ठीक है, जो भी सेल हुई, जो भी टाइप हुए वो बता देंगे वहां पे जहां भी आएगा। दूसरा पार्ट ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल, ठीक है, या जिसको अब इस ईसीएम जो है सेल के अलावा जो मटेरियल मिल रहा है, चाहे वो आपका सिक्रेशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर हो या फिर कोई पर्टिकुलर फ्लूइड हो, तो उसको हम डालेंगे सारे को ईसीएम में, या फिर सेल्स को चिपकाने का काम करे या कुछ भी काम करे वो सारा जाएगा ईसीएम के अंदर, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम ईसीएम को भी देखेंगे। तो अभी तो हम बेसिक में ही चल रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में केवल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में। अब सेल्स में एक डायग्राम दिया हुआ आपको एनसीईआरटी में, उसमें 3-4 लेबलिंग है, ये वही डायग्राम है लेकिन उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमने आपके सामने दिखाया है। एनसीईआरटी वाली डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बस फर्क इतना सा उसमें थोड़ी सी कम नेमिंग है, यहाँ हमको ज्यादा चीजें दिखा रही है तो इनमें नेमिंग बढ़ा दी है हमने, बाकी डायग्राम वही है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है इसमें हर एक चीज पे ध्यान रखना है कि लंबी सी सेल वहां भी दी हुई है, यहाँ पे और क्लियरेंस में दिख रहा है वो, ठीक है। तो अभी ये वाली जो सेल है, ये देखो, ये वाली जो सेल है ये मैक्रोफेज है, ठीक है। अभी यही जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, इसकी आगे भी बात करेंगे, मैं अलग अलग स्लाइड में भी इन्हें दिखाऊंगा इन डायग्राम्स को। अब क्या कर रहे हैं, ये जो बीच वाला, ये देखो, ये तो पर्टिकुलर ये जो बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सारी सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो स्किन कलर में जो खाली जगह हमने दिखा रखी है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये भी पीछे बात करके आए, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में काउंट होंगे ये सारी चीजें। इतना स्पेस है कि ब्लड वेसल्स वगैरह सब यहां फंसी हुई है, ठीक है। एडिपोसाइट सेल्स मैंने अभी बताया एरोलर ही है, बस उसमें क्या भर गया है, फैट भर गया है, दैट इज एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोसाइट सेल ये यही है जो फैट को स्टोर करने वाली सेल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात
फाइब्रोब्लास्ट सेल, सबसे इंपॉर्टेंट सेल ये वाली, ये जो ऊपर आपको दिखा रखी है, ये वाली सेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो आपको कुछ मतलब आप मूवीज में जो देखते हैं अलग अलग टाइप का जो आपका वो कीड़े टाइप के दिखाते हैं आपकी हॉलीवुड मूवीज में, उसी की बात कर रहे हैं, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। और ये सेल का नाम देखो, रटने की जरूरत नहीं, फाइब्रो मतलब, इनके बारे में बात तो एक एक करके अपन करेंगे, लेकिन डायग्राम में इनको देख चलते हैं। फाइब्रो मतलब फाइबर्स को सीक्रेट करने वाली सेल्स, ठीक है। तो आपके कोलेजन, इलास्टिन, फाइबर जो सीक्रेट हो रहे हैं वो यही सीक्रेट करेगी, फाइब्रोब्लास्ट का ही काम है वो सारा का सारा, ठीक है। इओसिनोफिल, आपकी जितनी भी ये WBC है वो सब मिलेंगी इसके अंदर, लेकिन हम इनको यहाँ पे नहीं बताते हैं, केवल और केवल ब्लड में इनकी बातें करेंगे आगे चल के। एक और सेल, मस्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल है एक्चुअल में ये। तो मास्ट सेल जो है वो मस्त होती है, इसलिए मस्ट सेल बोल दिया इसको हमने, वैसे होती मास्ट ही है। हमारे बलवीर जी जब भी इसको बोलते हैं तो मस्ट सेल बोलते हैं हमेशा, मस्त सेल, ठीक है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल है, क्योंकि मास्ट सेल जो है वो एक्चुअल में कुछ सीक्रेशन सीक्रेट करती है, ठीक है। पर्टिकुलर WBC का ही एक तरह से मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसका काम पर्टिकुलर कुछ सीक्रेशंस को सीक्रेट करना है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी न्यूट्रोफिल, ये भी आपकी WBC आ गई। और एक और सेल, प्लाज्मा सेल, ये वाली जो सेल बताने, प्लाज्मा सेल, ठीक है। आगे एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे सारी सेल्स को, ठीक है। अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, सारी तरह की सेल मिलेगी। मैंने बोला खाली स्पेस है तो सेल खूब मिलेंगी, बस ये इसमें देखो जगह फिर भी काफी है, इतनी सारी सेल घुसाने के बाद भी जगह खूब सारी है। ऐसा पटक रखा है जब रंग बिरंगे कॉइन फेंक दिए हो मैंने इनके अंदर, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा, जो आपको यहां दिख जाएगा इजीली, ठीक। अब एक बात सोचो, आपका पर्टिकुलर जो सेक्शन है, अभी हम इनकी सेल्स की बात करेंगे। आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें कम लेबलिंग है, लेकिन उसको देखना जरूर, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चनों में आता है, ठीक है। उसमें केवल लेबलिंग सेम टू सेम यही डायग्राम है वो, बस लेबलिंग थोड़ी सी कम है। तो आपको ABCD पे याद रखना पड़ेगा कौन सी सेल कैसी है। तो आपको एक तो सेल है भाई, रटने की भी जरूरत नहीं है। इस सेल में देखो फाइबर निकले हुए हैं, तो ये क्या हो गई, फाइब्रोब्लास्ट सेल। एक अलग ही सेल दिखा रखी है, बिल्कुल राउंडेड प्लाज्मा सेल अलग दिखा दी इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही आपकी डिफरेंट टाइप की सेल, अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं, जो केवल आपको देख के आगे बढ़ जाना है। इस पे ABCD का क्वेश्चन आता है बस, और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल और केवल डायग्राम टेक के ABCD लिख देंगे, आपको केवल लेबलिंग करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इन सेल को एक एक करके देखते हैं अपन। अब अपन पहली जो सेल देख रहे हैं इसमें, वो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट, जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल की बात कर रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो एक्चुअल में ओवल शेप्ड न्यूक्लियस है, थोड़ा सा ओवल शेप्ड न्यूक्लियस है, और इरेगुलर बाउंड्रीज है, इरेगुलर बाउंड्रीज है। ये आपका साइटोप्लाज्म वगैरह भरा हुआ है इनमें। तो ये एक्चुअल में क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है इसमें, इरेगुलर बाउंड्रीज विद साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और ये आपका हो गया ओवल शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, केवल सेल ही तो है छोटी सी, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें तो ओवल शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, इरेगुलर बाउंड्रीज मिलेगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, साइटोप्लाज्म वहां पे भर जा रहा है, इसलिए अलग अलग प्रोसेस टाइप के दिखेंगे, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये पर्टिकुलर सेल है फाइब्रोब्लास्ट की। इसके बारे में छोटी छोटी मैंने आपको मेन बात तो मैंने आपको बता दी कि फाइबर्स को सीक्रेट करने के काम इसी के अंडर होगा, ठीक है। दूसरी बात, ECM को सीक्रेट करेगी, ECM एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल को फॉर्म करेगी। मोस्ट अबंडेंट सेल, मैंने इसीलिए सबसे पहले इसको रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, सबसे अबंडेंट सेल जो होगी वो यही होगी जो सबसे ज्यादा मिलेगी वहां पे, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि फाइबर्स खूब भर के मिलते हैं इसमें। लार्जेस्ट साइज की सेल है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सेल में, ठीक है। लार्जेस्ट सेल है ये कनेक्टिव टिश्यू, CT प्रॉपर सेल की बात कर रहा हूं मैं, उनमें सब में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, साइज के बेसिस पे। और मॉडिफाई हो सकती है किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में और कॉन्ड्रोब्लास्ट में। एक्चुअल में ये ऑस्टियोब्लास्ट है जो बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। ये एक्चुअल में बोन फॉर्मिंग सेल है जिसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। और ये वाली जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोटामाती कार्टिलेज के केस में, तो ये क्या हो गई, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। समझ में आ गई बात। तो ये जो फंडा है ये मॉडिफाई भी हो सकती है, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनमें पर्टिकुलरली मॉडिफाइड भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो पहली टाइप की सेल, फाइबर्स को सारा सीक्रेट करने का काम यही करेगी, इसलिए ECM बना रही है, ठीक है। मेनली फाइबर्स को सीक्रेट करेगी खूब। उसके बाद बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ सेल की, हिस्टियोसाइट, या फिर आप बोलेंगे इसको मेस्टोसाइट,
ठीक है, ये एक्चुअल में आप WBC का मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, लेकिन हम पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक इसके में फर्क केवल इतना सही है कि ये भी वही इरेगुलर शेप है, अमीबॉइड शेप्ड है, बस किडनी शेप्ड न्यूक्लियस लेके रहती है। ठीक है, तो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है इसमें और इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में अमीबॉइड शेप सेल हो गई। मैं यहां लिख देता हूं अमीबॉइड शेप सेल, अमीबॉइड शेप्ड। ठीक है, उसके बाद किडनी शेप्ड क्या है, न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात। ये फंडा हो गया किसके लिए, हिस्टोसाइट के लिए। ठीक है, और एक बात बताता हूं मैं आपको, हिस्टोसाइट एक तरह से मैक्रोफेजेस ही है। ठीक है, जो आपने मैक्रोफेज पीछे देखी, बस जब ये टिश्यू में होती है मैक्रोफेजेस तो इनका नाम चेंज हो जाता है, वहां पे इनको हिस्टोसाइट बोलते हैं। ऐसे अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। आपके लंग्स में डस्ट सेल बोलते हैं इनको। ठीक है, और आपके पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन हुआ, किसी भी बॉडी ऑर्गन के सेक्शन में जो भी मैक्रोफेज मिलेगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाएगा। लिवर में कुफर सेल बोल देंगे इसको। ठीक है, तो नाम चेंज होंगे, वैसे ही टिश्यू में हिस्टोसाइट हो गया। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट के बाद सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ पे। ठीक है, इट इज अ फेगोसाइटिक सेल। मैंने बोला था ना कि केवल फेगोसाइटिक सेल ही है, और केवल क्या है, इसका नाम चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और फेगोसाइटिक सेल जो होती है, और आपको भी पता है, वो फेगोसाइटिक सेल एक्चुअल में फेगोसाइटोसिस करती है। ठीक है, किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल को खाएगी। ठीक है, आपके सेल्यूलर डेब्रिस को हटाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे डेड एंड ओल्ड वर्म्स को मतलब मार देगी या फिर खा जाएगी, फेगोसाइटोसिस कर देगी उसका। एंड क्लीन सेल डेब्रिस, मैंने वहां लिख दिया है, मैंने बोल देता हूं वहां से, क्लीन सेल डेब्रिस। ठीक है, तो सेल्यूलर जो वेस्ट है उसको भी ये खत्म करेगी। ठीक है, वो होगा हिस्टियोसाइट का काम। तो एक और बात मैंने आपको बताया, WBC का ही टाइप है, तो इसीलिए बोल दिया स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू मोनोसाइट। ठीक है, तो आपकी मोनोसाइट जो है WBC में, ब्लड में जिसकी हम बात करेंगे बड़े लेवल पे, उसी का मॉडिफिकेशन। और मैं आप बोल चुका हूं फेगोसाइटोसिस जो होता है वो WBC का काम है, तो उसी का मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इसीलिए सिमिलर मिल रही है किसके, मोनोसाइट के। आपके ये बॉडी में ब्लड की फेगोसाइटिक सेल है, लेकिन यहाँ कनेक्टिव टिश्यू के केस में टिश्यू में है तो इसको हिस्टोसाइट बोल दिया। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगली सेल देखिए। अगली सेल कौन सी है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल की एक खास बात, प्लाज्मा सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी है। मैं यहां बना देता हूं एक प्लाज्मा सेल की स्ट्रक्चर, मान लो ये ऐसा लिख देता हूं मैं, और ये क्या बता दिया मैंने, देखो तो मैंने क्या बनाया है, ये बताओ एक बार। पहिया है, स्पोक्स हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, वो रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कार्टवील लाइक लगती है। ठीक है, कार्टवील लाइक सेल। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लाज्मा सेल की जो स्ट्रक्चर है, मैंने लिखा है क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल इज रेडियली अरेंज्ड। ठीक है, रेडियली कहीं भी अरेंज्ड है, हेंस दीज आर कॉल्ड कार्टवील सेल। मतलब बैलगाड़ी का पहिया जो होता है उसकी जैसी स्ट्रक्चर है, ये स्पोक्स लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, स्पोक्स टाइप के। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है प्लाज्मा सेल की। ठीक है, और प्लाज्मा सेल का मेन काम मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में बीटा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का जो आपका ये क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो हैं उसी को सिंथेसाइज और सीक्रेट करेगी कौन, आपकी प्लाज्मा सेल। ठीक है, आपको ये बात अभी बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, यहां पे अपन हर एक चीज डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में ये बात हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहां भी हम ये बात करेंगे, ब्लड में भी ये बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा सेल का काम ही क्या है, एंटीबॉडीज को भेजना। ठीक है, एंटीबॉडीज में कन्वर्जन करना, मॉडिफाइड होना। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज और सीक्रेट क्या करेगी, यही करेगी प्लाज्मा सेल आपकी। ठीक है, नेक्स्ट सेल की बात करें, नेक्स्ट सेल कौन सी है, मस्त सेल, जिसकी अपन ने पीछे बात की थी, मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल जो है उसकी भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फर्क कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, न्यूक्लियस की जो शेप्ड है, अमीबॉइड शेप है ये भी। ठीक है, यहां पहिया नहीं बना रहा मैं, यहां फिर इसको फैला देता हूं थोड़ा सा भाई। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, एस शेप्ड न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं एस शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और सेल क्या हो गई,
ये टोटली अमीबॉइड शेप दिखेगी आपको, मतलब इरेग्युलर है ये भी। तो छोटी मोटी सेल्स हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो हमने आपको बता दी है। एस शेप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। मास्ट सेल, इसकी खास बातें जो होंगी वो अभी तो हम कॉमन बातें डिस्कस कर लेते हैं। मोर इन नंबर, ज्यादा है नंबर में, और साइज में स्मॉलर है, ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरी सेल्स के। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू बेसोफिल, ये भी क्या आ गई, WBC, ठीक है, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन ब्लड को, तो ये WBC के टाइप है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन में इसका सपोर्ट होगा कि नहीं होगा भैया, बेसोफिल का रिएक्शन का सपोर्ट होता है। अब एक बात करो, 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन मैंने बताया, इसको पर्टिकुलर 3 टाइप के सिक्रेशन करेगी, ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। मास्ट सेल 3 टाइप ऑफ सिक्रेशन रिलीज करती है, ठीक है, कौन कौन से, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। अब एक बात बताते हैं, इनको याद रखने का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हिस्टामिन जो है वो एक्चुअल में आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे डाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बार बार पूछा जाता है बेटे, ठीक है, इसलिए इसको रेड से डाल रहा हूं। इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, ठीक है। ब्लड वेसल डायलेट अगर हो जाएंगी, आपकी जो ब्लड वेसल छोटी छोटी महीन जो है वो अगर डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, आपका बीपी क्या हो जाएगा भाई, अगर आपने पाइप को चौड़ा दिया तो बीपी डाउन पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। तो ये एक तरह से वेसो डायलेटर है, ठीक है, वेसल्स को डायलेट करने वाली, ठीक है। और अगर ऐसा होगा, आपकी ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होंगी, तो ऐसे कंडीशंस पे आपकी WBC बाहर जाके आपकी फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देगी। ये सूजन जानते हो, कहीं गिर जाते हैं तो फूल जाता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती हैं चीजें निकल के, तो वो फूल जाती है जगह, ठीक है, उसको सूजन बोलते हैं, रेडिश आने लगती है, ठीक है, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जहां जहां होगा वहां क्या होगी, रेडनेस आने लगेगी, ठीक है, रेडनेस, ऊपर से स्वेलिंग होगी, ठीक है, गर्म होगा, हॉट हो जाएगा वो रीजन। तो ये एक्चुअल में वेसोडाइलेटर की तरह बिहेव करता है हिस्टामिन, इसका पहला सिक्रेशन, ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा और हमेशा गांठ बांध लेना इस वाली को, तो मास्ट सेल से क्वेश्चन आता है, और हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन काम पूछ सकता है इनके, ठीक है। तो पहली बात तो हिस्टामिन की बात करें तो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, डायलेट करके ये पर्टिकुलर वेसोडाइलेटर, इसीलिए इसको बोला जाएगा वेसोडाइलेटर, वेसल्स को डायलेट करने वाला, ठीक है। और अगर कोई वेसल को डायलेट करेगा तो पर्टिकुलर वेसल जब डायलेट होगी तो इंटरसेलुलर स्पेसेस में उसकी सेल्स भागेंगी, तो वहां पे क्या होगा, आपका इंटरसेलुलर मटेरियल बढ़ जाएगा, तो वहां पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया सो इट गिव्स इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, सूजन वाली प्रतिक्रिया को भी दे सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्रेशन सेरोटोनिन, इसके जस्ट अपोजिट, एक याद रख लो हिस्टामिन को, इसके जस्ट अपोजिट कौन होगा, सेरोटोनिन। ये क्या करेगा, ये कर रहा था डायलेट, और ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। देख लो भैया, इतना सा फर्क है बस, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ये क्या कर देगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वो वेसो डायलेटर की तरह कर रहा था, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब बीपी बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात। पाइप को पिचका दिया, अरे भाई नल पे नहीं करते क्या अपन, पानी मान लो फेंक रहे हो आप ऐसे, मान लो वैसे तो जल व्यर्थ बहाना बेकार है, लेकिन फिर भी जब अपन साफ वाफ करते हैं किसी पाइप के आगे हाथ लगा लेते हैं प्रेशर बढ़ने के लिए, तो आपने क्या किया, डायमीटर ही तो कम कर दिया उसका। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये एक्चुअल में जब आप इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और इसी कंडीशन के लिए इसको बोल दिया वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, ठीक है। तो रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, नाम में इनके बारे में सब कुछ है। सेरोटोनिन, और लास्ट एंड फाइनल हेपेरिन। हेपेरिन एक्चुअल में नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, इतना ही पढ़ना बहुत काफी, मोर देन इनफ है। हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह बिहेव करता है। ये जो ब्लड वेसल्स में बह रहा है, ये तो उनको केवल पिचकाएंगे उस वेसल्स को या फिर उसको डायलेट कर देंगे, ठीक है, ये इनका तो काम ये है ऊपर दोनों वालों का। लेकिन जो नीचे हेपेरिन है, वो एक्चुअल में जो ब्लड बह रहा है उसको कोगुलेट, एंटी कोगुलेंट मतलब जमने ना देने वाला, ठीक है, कोगुलेशन मतलब कोगुलेट ना करने वाला, ठीक है। तो ये हेपेरिन बिहेव करेगा एंटी कोगुलेंट की तरह, और ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उस ब्लड के फ्लो को क्या करेगा, बनाए रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। इसलिए हमने डाल दिया इट इज नेचुरल एंटी कोगुलेंट विच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनसाइड ब्लड वेसल, ठीक है। तो जो ब्लड
जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि वो रुक गया, अगर मान लो उसमें क्लॉट बन गया तो क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगी ना पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को, तो ये एक्चुअल में उसको कंट्रोल करता है, उसको क्लॉटिंग नहीं होने देता हेपेरिन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ये हम में ही मिल रहा है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ऐसे और में ही मिलता है। आपका लीच जो होती है, जोंक जो होती है, उसमें भी हीरोडिन मिलता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस में आपका एनोफिलिन मिलता है। ऐसे ही आपके पेट्रोमाइजोन जो साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है उसमें लेम्पेडिन मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। आप केवल एक ही याद रखें जो एनसीईआरटी ने दे रखा है आपको टिश्यू में, हेपेरिन की बात। और हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। कौन, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, मास्ट सेल के बारे में बात की हुई है। ठीक है, और अगर नेचुरल की बात कर रहे हैं, बोले सर नेचुरल की बात करें, इसका मतलब उसका भी हो सकता है क्या, इसका मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं कोगुलेंट्स, तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते भैया, बिल्कुल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हमने बना रखे हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्सलेट, आपके इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, आपको केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं, ईडीटीए हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होता है, वो ईडीटीए भी क्या है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, जमने नहीं देने वाले। लेकिन अभी हम मास्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे में नेचुरल सेल है, और नेचुरल जो है वो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन प्रोवाइड करती है बॉडी को। ठीक है, तो ये हो गई मास्ट सेल के बारे में बात। आगे चलते हैं, अगली सेल, इंपॉर्टेंट सेल, ये 4 मेनली इंपॉर्टेंट सेल है। आगे भी चलते हैं, छोटी मोटी सेल्स और हैं, जैसे एडिपोसाइट मैंने बात की थी, केवल नाम से ही पता चल रहा है, एडिपो मतलब क्या हो जाएगा, एडिपो, ये किसके लिए आ रहा है टर्म, फैट के लिए, फैट को मेंटेन करने वाली। तो ये केवल और केवल फैट स्टोरिंग सेल है, इट इज अ फैट स्टोरिंग सेल। ठीक है, इसकी बारे में बात अलग अलग जगह करेंगे, अभी मैं इसके बारे में प्रॉपर्ली इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। मैं आगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जब जाऊंगा तो ब्राउन फैट और व्हाइट फैट ये कैसे डिपोजिशन करते, उन सब के बारे में, इसकी मेन स्ट्रक्चर के बारे में वहां डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो एडिपोसाइट इट इज फैट स्टोरिंग सेल। ऐसे ही पिगमेंट सेल जो इनमें मिलती है, जो क्या करेगी, मिलानिन पिगमेंट को स्टोर करेगी, तो मिलानिन पिगमेंट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है, बहुत आसान से वर्ड में ही इनके काम है। ठीक है, तो मैंने ज्यादा फालतू रामायण लिखी भी नहीं है, केवल उतने ही उसी सेल्स में रामायण लिखी है जहां पे हमें एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ डिकोडिंग की हुई है, जहां हमें पता होना जरूरी है, जहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इनकी जहां जहां बात होगी आगे आगे जाके वैसे वैसे करते रहेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट सेल मीजेनकाइमल सेल। एक्चुअल में ये 22 स्टार शेप्ड सेल है, इसका डायग्राम बना देता हूं। ये स्टार जानते हो, अरे ये तो बेकार स्टार बन गया, अरे पूरा ही चला गया, चलो एक बार फिर से बना देते हैं इसको। ठीक है, एक स्टार, उसके ऊपर यहां से दूसरा और बना देता हूं। एक स्टार के ऊपर एक स्टार चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 22 स्टार शेप्ड सेल है। भाई ओवल शेप्ड इसका न्यूक्लियस मिलेगा, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, जिसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपने को आइडिया आया है, बात हो रही है, तो रफली डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। मीजेनकाइमल सेल की अपन बात कर रहे हैं। मीजेनकाइमल सेल की एक खास बात है। ठीक है, एक तो पहली बात, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जितनी भी सेल है उनको रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, ये किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखती है। इट इज अ स्टेम सेल, इसीलिए हमने क्या बोला, बेसिक सेल बोला इसको, स्टेम सेल, which can convert itself into any type of connective tissue proper cell। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के पीछे जितनी भी सेल्स बताई उसके किसी भी टाइप में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, इसीलिए इसको प्लूरिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, जो अपने आप को कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सेल्स। मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम चल रहे थे, वहां पे दो चीज हमने बताई, सेल और ईसीएम। सेल में हमने अलग अलग टाइप की सेल डिस्कस की, लाइकवाइज आपकी फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, ठीक है, आपकी एडिपोसाइट, आपकी पिगमेंट सेल, आपकी पर्टिकुलर ये मास्ट सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल, मीजेनकाइमल सेल, सबको अपन डिस्कशन कर चुके हैं। 6-7 टाइप की सेल्स मिलती हैं, छोटी मोटी डब्ल्यूबीसी से लिम्फोसाइट है वो वगैरह, वो सब हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, एलैबोरेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनकी बातें हम ब्लड में करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात हम करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल की, जो कि क्या है, अब अपन ने सेल तो देख ली है जो बीच बीच में मिल रही है आपको, कॉइंस लाइक कई सारी सेल्स दिखाई मैंने डायग्राम में। उसके अलावा अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ईसीएम की, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। तो इनमें दो चीज मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगा ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, और दूसरी क्या मिलेगी, पर्टिकुलर आपकी फाइबर्स, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल को भी हमने क्या किया है, दो टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है,
इन फ्लो चार्ट से आपको एक ही साथ में काफी चीजें पढ़ने को मिलती हैं और आइडिया लग जाता है सारी चीजों का, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे, हम बेसिक में ही चल रहे हैं अभी तक। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक तरह से पूरा कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक बार बार यूज आएगा बाद में, ठीक है। और जहां भी अपन बढ़ेंगे वहां पे अपने को दो ही चीज मिलेगी, सेल और ईसीएम, ठीक है। और ईसीएम में भी दो पार्ट, पर्टिकुलर ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, ठीक है, इस पूरे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ग्राउंड सब्सटेंस जो इसमें मिलता है वो मेनली मिलता है हाइलुरोनिक एसिड। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा बाकी चीजें नहीं मिलेंगी, आपको जल भी मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा जो कि एडेसिव है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलेगा, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड में भी कौन सा, स्पेशली हाइलुरोनिक एसिड, सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब इसकी बात जो अपन कर रहे हैं फाइबर्स के बारे में, फाइबर मिलेंगे तीन तरह के, कौन कौन से, मेनली होंगे कोलेजन और इलास्टिन, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। रेटिकुलर जो है वो एक तरह का कोलेजन ही है, बस फर्क इतना सा है कि उस पे आपके पर्टिकुलर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, तो वो थोड़ा जैसे ये व्हाइट दिखता है वो थोड़ा चमकीला, ब्राइट दिखता है, बहुत ज्यादा चमकीला सफेद दिखता है, ठीक है, ग्लिस्टनिंग व्हाइट बोलते हैं उसको। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर मेन फाइबर्स जो आपको नॉर्मली मिलेंगे। रेटिकुलर फाइबर केवल लार्ज ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें कंपार्टमेंट बनाने के, पर्टिकुलर चेंबर्स बनाने के काम आते हैं। आपको इनकी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, देखो ये देखो एक डायग्राम हम लेके आए आपके लिए। इस डायग्राम में आपको फाइबर्स मिलेंगे, एक तो ये देखो ये वाले व्हाइट फाइबर्स, ठीक है, ये जो व्हाइट आपको दिख रहे हैं ये कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर, ठीक है। और दूसरा जो है वो है येलो फाइबर्स, येलो फाइबर, ये देखो ये इलास्टिक फाइबर आपको नहीं दिख रहा है, इसको मैं साइड कर देता हूं। अरे तेरी कहां गया ये, चलो वापस ले आते हैं इसको, ये तो वापस आ गया अपना, ये साइड कर देते हैं। ये हो गया आपके इलास्टिन फाइबर, ठीक है। इलास्टिन फाइबर की बात करें, आप देखो ये पर्टिकुलर ये येलो वाले जितने भी फाइबर है बीच बीच में वो सब क्या है, इलास्टिन फाइबर है। लेकिन जो ये वाले फाइबर है, ये देखो ये बिल्कुल बंडल में मिल रहे हैं, काफी कॉम्प्लेक्सिटी है इनके बीच में, देखो गैप्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है। और ये वाले देखो कैसे फैले फैले मिल रहे हैं, है कि नहीं। तो कोलेजन फाइबर जो है वो एज कंपेयर टू इलास्टिन के ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंसेस के बारे में इनकी बात करेंगे। इलास्टिन इसके कंपेयर में लूज होते हैं, थोड़ा इलास्टिसिटी प्रोवाइड जहां जहां करवानी होती है, जहां थोड़ा इलास्टिक नेचर चाहिए वहां इलास्टिन फाइबर मिलेंगे, जहां हार्डनेस चाहिए वो पर्टिकुलर आपकी कोलेजन फाइबर के थ्रू मिलेगी, ठीक है। बंडल्स में मिलते हैं ये कोलेजन फाइबर, जबकि ये सिंगल भी मिल सकते हैं और सिंगल भी ब्रांच बना सकते हैं, क्योंकि वो बंडल्स में मिलते हैं, बंडल में ही ब्रांच बनाएंगे, ठीक है। ये फर्क हो गया दोनों में, आगे चर्चा करेंगे इनकी पर्टिकुलर। और दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं, ये एक डायग्राम में हमने इलास्टिन और कोलेजन फाइबर दिखाए। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें हमने क्या दिखाया है, केवल रेटिकुलर फाइबर दिखाया, व्हाइट से ही है ये फाइबर, बस फर्क है थोड़े से चमकीले, ठीक है, ग्लिस्टनिंग व्हाइट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है एक्चुअली, ठीक है। और ये जैसे ये मिल रहे हैं ये नॉर्मली ज्यादातर जगहों पे मिलेंगे, लेकिन ये हर जगह नहीं मिलेंगे। ये पर्टिकुलर लार्ज ऑर्गन्स में जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, पर्टिकुलर जो चेंबर्स बन रहे हैं उनमें पर्टिकुलर्स में ये मिलेंगे बस, और किसी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो तीन टाइप के फाइबर हो गए ईसीएम में। पहला तो आपको बताया ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है, एक पार्ट। और दूसरा टाइप है फाइबर। फाइबर में तीन तरह के फाइबर और तीनों तरह के डायग्राम्स आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं भैया। फाइबर बार मैं फाइबर को अलग से डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में फाइबर जो है वो पर्टिकुलर एक नीड है फाइबर, ठीक है। नीड क्यों है, क्योंकि फाइबर का जो फंडा है वो हर एक जगह अपनी रिजिडिटी प्रोवाइड करना या फिर पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क देना, पर पर्टिकुलर जगह मिलेंगे, बार मिलेंगे, और बार हर जगह, हर टिश्यू में, हर कनेक्टिव टिश्यू में इनकी बात करूंगा। इसलिए इनके बारे में अलग से हम एक बार पढ़ के निकल जाएं तो ज्यादा बेटर है, ताकि अपने को इनके डिफरेंसेस पता लग जाए। अब अपन बात करते हैं फाइबर को लेके। आप एक बात देखो, मैंने यहाँ फाइबर के एक टेबल बनाई है। इस टेबुलर फॉर्म में हम केवल इनके बारे में एक दूसरे को साथ में ही डिस्कस करेंगे, ताकि इनके बारे में हमको डिफरेंसेस पता लग जाए, ठीक है। तो इसके बारे में बात देखो कि पर्टिकुलर जो बात है, ऑलवेज फाउंड इन बंडल्स, मैं अभी बता के आया हूं, पीछे भी दिखा के आया हूं, बंडल के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, गट्ठर है पूरा। दूसरा, ये सिंगल भी मिलते हैं और ब्रांच भी सिंगल बनाते हैं, ऐसा ही सेम टू सेम केस उसमें, क्योंकि वो भी बड़ा क्या है, सॉफ्ट है, डेलिकेट है काफी, ठीक है। उसके बाद इसका कलर मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, ये व्हाइट कलर के हैं, व्हाइट कलर्ड है, ये येलो कलर्ड है, वो बिल्कुल रेलेवेंट डायग्राम है पीछे, ठीक है, क्योंकि उसमें कलर भी वैसा ही है। और इसके बाद जो है वो ये हो गया ग्लिस्टनिंग व्हाइट कलर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, इसीलिए ग्लिस्टनिंग व्हाइट है, ठीक है। अब एक बात करें, इनको कंपेयर में क्यों रखा है, क्योंकि बेटा हमारे मतलब हर किसी का पढ़ाने का प्रेजेंटेशन अलग है। मेरे जितने भी प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे वो ज्यादातर फ्लो चार्ट्स में मिलेंगे, या पर्टिकुलर कोई टेबुलर फॉर्म में मिलेंगे, या डायग्राम्स पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैचअप कर पाना बहुत
इजी ग्रैब होता है, वो इजीली टॉपिक ग्रैब हो जाता है उससे, और ज्यादा टाइम का काम कम टाइम में आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अपन पूरा का पूरा अपन कुछ एनसीईआरटी तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में अपन सारी चीजें कवर करते हैं जो आगे चैप्टर्स में आने वाली है, वहां अलग अलग जगह तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार उनका बेसिक बन जाएगा तो आपका बेस इतना स्ट्रांग होगा, वहां पे आपको इजीली कनेक्ट कर पाओगे आप चीजों को, क्योंकि अपन आगे खेलेंगे। जब यहाँ से बेसिक पढ़ के अपन निकल जाएंगे ना, तो आगे अपन खेलेंगे चैप्टरों में। ठीक है, फिर मैं बार बार पीछे की चीजें पूछूंगा, तब आपको ये सब चीजें याद आएंगी। ठीक है, तो अपने अभी यहीं से माइंड मैपिंग होगी तो अपन आराम से आगे फिजियोलॉजी में रन कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर वहां का काम अपना बहुत कम हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी याद आएंगी आपको, चीजें कनेक्ट कर पाओगे आप। व्हाइट कलर की बात है, ये तो कलर के बेसिस पे हो गया। अब मैंने आपको बताया कि वो बंडल में मिल रहे हैं, कोई चीज गट्ठर में मिल रही है, तो एक कहानी तो सुनी होगी, एक किसान अपने बेटों को देता है, लकड़ियां देता है, और वो सुनी है ना, वो जो गट्ठर बना के लेके जाओ, एक तो गट्ठर है, एक खोल खोल के एक एक बांट दी। ठीक है, तो संगठन में शक्ति होती है, वो अपनी कहानी से, मेरे को मॉरल ध्यान है, बस उनका पूरी कहानी अब याद नहीं है, बचपन में देखी थी। तो एक्चुअल में वो संगठन में जो शक्ति होती है वो कोलेजन फाइबर के केस में है, क्योंकि ये क्या करता है, बंडल में मिलता है, और बंडल क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। रिजिडिटी प्रोवाइड करवाएंगे जहां जहां मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, इंटरनल जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उनको एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रेंथ चाहिए, वहां वहां क्या मिलेगी, आपकी कोलेजन फाइबर्स मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इलास्टिन फाइबर की बात करें तो यहां पे क्या मिलती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, नाम से पता चल रहा है इलास्टिन फाइबर। ठीक है, तो जहां जहां आपको इसके कंपेयर में कम स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगा। इलास्टिसिटी जहां जहां मिलेगी वहां वहां इलास्टिन फाइबर आपके मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है लास्ट एंड फाइनल फाइबर, ये वाला क्या है, फाइबर आर यूज्ड टू फॉर्म कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट इनसाइड लार्ज ऑर्गन्स। मैंने आपको अभी पीछे भी दिखाया एक ऑर्गन का पूरा डायग्राम सा, और उसमें बीच में क्या करते हैं, एक कंपार्टमेंट, चैम्बर्स बना रहे हैं छोटे छोटे। तो ये क्या करता है, बड़े बड़े ऑर्गन्स में मिलता है ज्यादातर रेटिकुलर फाइबर, वहां पे चैम्बर्स बनाने का काम करता है। ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना देता है उनको बांट बांट के। ठीक है, और सब में अपनी सप्लाई वगैरह होती रहती है। उसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ये इलास्टिक है और ये डेलिकेट है, वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, अब ये कोलेजन फाइबर जो है, इसी पे बेस पे इसमें जो प्रोटीन मिलती है उसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। इसी के नाम के बेस पे रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, साथ की साथ है तो याद भी आराम से होगा, टेबुलर फॉर्म में इजीली कवर कर पाएंगे, और नाम पे ही इनके सारे काम बेस्ड हैं, इलास्टिसिटी वगैरह सब बेस्ड इनके नाम पे, इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, रेटिकुलर प्रोटीन। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अलग अलग फर्क, इलास्टिसिटी का क्या फर्क है। देखो, ये जो कोलेजन फाइबर है, एक्चुअल में इनको जो बाइंडिंग कर दें, अगर अपन बाइंडिंग कर दें इनकी, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। भाई हार्ड आदमी थोड़ी मतलब निचोड़ सकते हैं उसको, कपड़ा सॉफ्ट होता है, निचोड़ लेते हैं अपन। तो ये वाला जो फंडा है इलास्टिक वाला, ये बाइंडिंग पे इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन बाइंडिंग। ठीक है, ऐसे ही आप एल्कलाई मेटल को बोले या फिर एसिड को देखें, तो इनके ऊपर, इन पे अगर इनका उनका इफेक्ट पड़ेगा तो ये डिस्ट्रॉय होंगे, जबकि ये नहीं होते जल्दी से। ठीक है, और एक और बात बताता हूं आपको, ये जो आपकी स्किन है ना, ये जो स्किन है अपनी, ये जो चमकदार जो स्किन अभी चल रही है, जैसे हमारी अभी टीम बड़ी फिट है तो स्किन है। ठीक है, तो जो स्किन वाला फंडा है, एक्चुअल में ये जो स्किन बिल्कुल स्ट्रांग है, आपकी भी बड़ी स्ट्रांग है। वो धीरे धीरे आपने देखा होगा बचपन में अपन वो जो बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो रिंकल्स पड़ जाते हैं आपकी स्किन पे। ठीक है, बुजुर्ग लोगों के होता है ना, ऐसा मुंह भी ऐसा हो जाता है और रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं स्किन पे। ठीक है, झुर्रीदार पड़ जाती है स्किन, वो इन्हीं के लूज पड़ने से होती है, कोलेजन फाइबर्स के। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स जब लूज पड़ जाएंगे तो क्या होगा, इनके लूज पड़ने से रिंकल्ड स्किन इन्हीं पे इफेक्ट करेगी भैया। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये कोलेजन फाइबर जब लूज पड़ जाएंगे ओल्ड एज में, ओल्ड एज की बात हो रही है भैया, ओल्ड एज में, तो क्या पड़ जाएंगे, रिंकल्स। तो रिंकल्ड स्किन जो होती है बुजुर्गों में, वो क्या होती है, पर्टिकुलर इन्हीं फाइबर के लूज पड़ने के कारण होती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आयुष सर पढ़ाते हैं, वो बड़े फिट हैं और उनकी जो स्किन है वो बड़ी अभी खिंची हुई है ना। लाइकवाइज मेरी भी कुछ कुछ ऐसी है, ज्यादा बुजुर्ग तो मैं भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ एसके सर और आर्यन सर को देखे तो उनकी स्किन हमारे कंपेयर में थोड़ी सी लूज है। ठीक है, उसका रीजन केवल यही है कि कोलेजन फाइबर लूज पड़ गए हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे और लूज पड़ेंगे। वैसे हमारे भी ऐसे ही, कोई बोल रहा है पर्टिकुलर कोई अमरफल खा के नहीं आया, बुढ़ापा सबको आना है,
तो वो ओल्ड एज सबको जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे रिंकल पड़ते जाएंगे, तो ये जो चमक है बॉडी में वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जाती जाएगी, ये नेचुरल कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिन फाइबर की अगर अपन बात करें तो इस पे भी एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। आपने वो देखियो कि मूवी ममीज जो आपकी हॉलीवुड में मूवी है, उसमें कई पार्ट्स बने हुए हैं, वो जो पट्टी सी बांध के रखते हैं। मिस्र में, इजिप्ट वगैरह में, इजिप्ट में जो आपकी जो ममीज को रखा जाता है ना, कंजर्व रखा जाता है, प्रिजर्वेट करके रखा जाता है, वो इन्हीं इलास्टिन फाइबर की डिस्ट्रॉय ना होने की जो कैपेसिटी है, किसी भी एसिड एल्केलाई मैटर पे या फिर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता इन पे। इसी वजह से उनकी ममीज की ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो अभी भी प्रिजर्व हैं, उनको इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो वो ममीज में आप देखते हो पर्टिकुलर मूवी के टाइम पे। ठीक है, तो इतनी बातें अब अपन करेंगे इन फाइबर्स में। ठीक है, तो फाइबर्स के बारे में ये बेटा ईसीएम है, मैंने केवल आज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल और ईसीएम की बात की है। तो सेल अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिखा दी। ठीक है, हर किसी का डायग्राम या पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर्स देख लिए, उसके फंक्शंस देख लिए। उसके बाद अपन जो सेल के बारे में बात करें, फाइबर्स की बात करिए, तो फाइबर जो है आपके, चाहे कोलेजन हो, चाहे इलास्टिन हो, चाहे रेटिकुलर हो, उनकी सबके बारे में बात भी आपको करवा दी। बाद में मैं केवल इनका नाम लिखूंगा और आगे बढ़ूंगा, बार बार इनके बारे में सारी बातें नहीं होंगी, आपको ये सारी बातें बता दी गई है। और मैं यहां पे एक और क्लासिफिकेशन इसी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, क्योंकि आज का लेक्चर मैं इसी पे खत्म करूंगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसका मैं क्लासिफिकेशन यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और अगले लेक्चर में इन्हीं सबको खत्म करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, हमने इन सबको पहले भी बांट दिया है। हमने पहले एक तो बांटा है, पहला नंबर जो कनेक्टिव टिश्यू को दिया है वो तो दिया है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू को, जिसमें खाली स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनको पर्टिकुलर को अलग अलग पढ़ेंगे अपन, बड़े बड़े लेवल पे अच्छे से इनको एलेबोरेट करेंगे। उसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फैट स्टोर हो जाएगा, ये भी एरोलर का ही मॉडिफिकेशन है, केवल फैट स्टोर हो रहा है, यही बात अपन आगे भी करेंगे। उसके बाद डेंस फाइब्रस जो है वो एक्चुअल में आपके जो ये फाइबर है कोलेजन और इलास्टिन, इनके बेसिस पे बांटा हुआ है, इसीलिए इसके भी दो टाइप हैं, व्हाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसी में अपन इनको पर्टिकुलर आपके फाइबर्स की अरेंजमेंट के ओरिएंटेशन के बेसिस पे इनको आपको पर्टिकुलर ये जो होते हैं ना अपने, ये जो टेंडन लिगामेंट है, इसके इन सब की बातें यहाँ पे आपको आराम से समझा देंगे। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन डेंस फाइब्रस में। देन ये छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू है जिनको हमें डिस्कस करना जरूरी है, जैसे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, पिगमेंटेड है। ठीक है, रेटिकुलर जहां पे रेटिकुलर फाइबर्स ज्यादा मिलेंगे, पर्टिकुलर कोई लार्ज ऑर्गन के कंपार्टमेंट में, जो आपको पीछे बात की, ऐसे ही पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो पर्टिकुलर पिगमेंट सेल्स मिलती है, जहां पर्टिकुलर सेक्शन में म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। एक्चुअल में ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह से, क्योंकि बच्चों में मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में केवल अपन ने बेटा बेसिक की बात की है कनेक्टिव टिश्यू के, उसके फंक्शन की। ठीक है, और फंक्शन के बारे में बात करेंगे और केवल सेल्स देखें। और सेल्स में आपको मैंने बताया दो तरह की चीजें मिलती है, सेल्स और ईसीएम। और सेल्स और ईसीएम में ईसीएम की जितनी बातें वो हम कर चुके हैं, और टाइप्स जो हमें वो हम पढ़ेंगे कल। तो ये हमारा सेक्शन आज के लेक्चर का। बी पॉजिटिव, हमेशा बी एक पॉजिटिव के पीछे भागती रहती है। ठीक है, जैसे भागती गई अभी भी, तो हमेशा अच्छी सोच के साथ बने रहो। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं और आगे बढ़ेंगे इनके पर्टिकुलर टाइप्स को। तो 6 के 6 टाइप अगले लेक्चर में इसको ओवर कर देंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। ठीक है, फिर बढ़ेंगे बोन और कार्टिलेज में। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।